वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों हम आप बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था जनरल इलेक्टिव के रूप में 2015 में। तो बच्चों हम सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सिलेबस है ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी इक्विवेलेंट है और बाकी की अगर किसी ऑनर्स के बच्चे ने जिसने या बीकॉम ऑनर्स हो जाए कोई और ऑनर्स हो जिसने जी इकोनॉमिक्स के रूप में लिया है उसके लिए भी इक्विवेलेंट है। तो क्योंकि सीबीसीएस जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे यही वाला पेपर है। तो इस सभी के लिए फायदेमंद होगा बच्चों ये पेपर। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो हमारी ऐप में आपको मिल जाएगा। ऐप का नाम है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आप ये सारा का सारा कोर्स आप इसको देख सकते हो, व्यू कर सकते हो। हालांकि हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी ये कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से भी इसको व्यू कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2, कि क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने पहली वीडियो में करा दिया था, इसको मैं सेकेंड पार्ट बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, ए पार्ट, बी और सी। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही सब पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है 5 का, दूसरा है 5 का, तीसरा है 5 का, 5 5 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 15 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है वो क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कह रहा है कि इफ मार्केट आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वाई डू वी समटाइम नीड गवर्नमेंट। देखिए यहां पे आपको पूछ रहा है कि जब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हर इकोनॉमी, चाहे वो कोई भी इकोनॉमी हो, वहां पे गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की चांसेस हमेशा बने ही रहते हैं। नॉर्मली ये आपने पढ़ा होगा जब हमने 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कराए हैं, उसमें आपको जैसे कि यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 में वीडियो नंबर 4 में आपको ये मिल जाएगा। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि देखिए प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि ऐसे तो कोई भी किसी का सामान छीन लेगा अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, तो गवर्नमेंट का जो मेन काम होता है वो है प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा बच्चों कई तरीके की मार्केट फेलियर होते हैं, जैसे एक्सटर्नलिटीज है, उन सबको कंट्रोल करना। तो उसके ऊपर हमने डिटेल में टॉपिक समझाया हुआ है जो कि आप हमारे देख सकते हो। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, अगर आप हमारे कोर्स को देखोगे तो कोर्स में आपको ये जो टॉपिक है ये मिल जाएगा आपको यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 के वीडियो नंबर 4 में, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि आखिरकार गवर्नमेंट जो है उसकी जरूरत हमें क्यों होती है इकोनॉमी में। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें बेसिकली बताना है कि प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो मार्केट फेलियर है या जो मोनोपोली पावर हो जाती है, जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो कि सेल कर रही है, सामान ऑनलाइन बेच रही है, मान लीजिए अमेजोन है, तो अमेजोन तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेगी, ठीक है, क्योंकि वो अकेली कंपनी है। तो या ऐसा मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसने मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली क्रिएट कर लिया है, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए भी गवर्नमेंट की जरूरत होती है। तो बेसिकली 3 चीज़ों के लिए गवर्नमेंट की जरूरत बताई गई है आपकी इस बुक में। सबसे पहला है एक्सटर्नलिटीज कंट्रोल करने के लिए, मार्केट पावर कंट्रोल करने के लिए और प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वीडियो नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस सीलिंग इज ₹150 एंड 80। तो ठीक है, प्राइस सीलिंग जो है, अगर वो प्राइस सीलिंग 180 भी है या 150 है या 80 है, मैं 150 लिख देता हूं, 150 है या 80 है, तो इसका क्या असर पड़ेगा। मैं आपको देखिए कंसेप्चुअली बता देता हूं कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेज हैं ये प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए प्राइस है P और ये क्वांटिटी है Q।
तो प्राइस सीलिंग जो है वो बाइंडिंग भी हो सकती है, नॉन बाइंडिंग भी हो सकती है। यानी कि अगर प्राइस सीलिंग बाइंडिंग कब कहलाएगी, नॉन बाइंडिंग कब कहलाएगी, पहले हम वो समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड कर रही है वो P1 पे कर रही है, सीलिंग कर रही है, तो इसका मतलब प्राइस सीलिंग इज नॉट बाइंड। भाई मान लीजिए मार्केट में जो प्राइस है वो 80 रुपये का 100 रुपये का बिक रहा है और गवर्नमेंट कह रही है नहीं आप 120 का बेचो, है ना, मिनिमम 120, तो उसका असर मार्केट पे कोई पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में तो ऑलरेडी सामान 100 रुपये का मिल रहा है। बाइंडिंग तब होगी जब प्राइस 80 रुपये में फिक्स कर दिया जाएगा, तब वो बाइंडिंग हो जाएगी। इसका मतलब मार्केट में जो शॉर्टेज है वो क्रिएट हो जाएगा अगर वो 80 रुपये का प्राइस होता है तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे, पहले हम वो समझ लेते हैं। मैंने तो आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया, हालांकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स के यूनिट नंबर 2 में, और चैप्टर नंबर 6 होगा, वीडियो नंबर 1 होगा, वहाँ पर आपको ये डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हमें क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन दी हुई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्वांटिटी डिमांड दी हुई है जो कि हमारी है 1000 माइनस 5 P, ठीक है, मतलब ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी तरीके से क्वांटिटी सप्लाई हमें दी हुई है जो कि 5P ऑलरेडी दिया हुआ है, सिंपल तरीके से हमें यही दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होती है इक्विलिब्रियम लेवल पे। इसका मतलब 1000 माइनस 5P जो होगा वो बराबर होगा 5P के। तो इसको इधर ले जाते हैं तो 1000 इक्वल टू 10P हो जाएगा, तो P बराबर 100 हो जाएगा, यानी कि प्राइस जो मार्केट डिसाइड करेगा वो 100 ही डिसाइड करेगा। अब कितनी क्वांटिटी होगी ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वांटिटी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं 1000 माइनस 5 इंटू 100, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी हो गई वो 500 हो गई, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमारी 500 हो गई, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने समझ लिया। ओके बच्चों, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट 150 रुपये पर प्राइस सीलिंग कर देती है, इसका मतलब ये 150 रुपये की जो प्राइस सीलिंग है इट इज़ नॉट बाइंडिंग। नॉट बाइंडिंग का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि इसका मार्केट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राइस डिसाइड हुआ है ये इक्विलिब्रियम प्राइस से पहले ऊपर डिसाइड हुआ है, यानी कि ये मार्केट आउटकम को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 80 रुपये का प्राइस डिसाइड कर देती है तो क्या होगा, जो डिमांड है वो राइज करेगी और जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और ये जो बीच का अंतर है ये शॉर्टेज क्रिएट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टेज। अगर हमें शॉर्टेज का अमाउंट पता करना है भाई, अगर हमें ये पता करना है कि शॉर्टेज का अमाउंट क्या है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम ना प्राइस की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे 1000 माइनस 5 इंटू 80, तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये 600 आएगी, यानी कि जो डिमांड आएगी वो कितने पर आएगी, 600 पर आएगी, ठीक है जी। और जो सप्लाई आएगी, सप्लाई कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो हमें 5P दिया हुआ है, यानी कि 400 रुपये हो गया। तो ये जो 200 यूनिट है ये हमारा शॉर्टेज हो गया। तो ये शॉर्टेज क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मार्केट आउटकम है उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की, इसलिए जो शॉर्टेज है वो क्रिएट हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ बच्चों वीडियो, इसको मैं आपको बाद में लगा दूंगा, फिलहाल आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसमें हमें प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, और हमें ये पूछा गया है कि आपको मिड पॉइंट मेथड का यूज़ करके हमें बताना है कि इलास्टिसिटी क्या होगी, और इसको हमें ये भी बताना है कि क्या रेवेन्यू मेथड से सेम इलास्टिसिटी रहेगी या कुछ अलग रहेगी। तो क्वेश्चन में हमें देखिए सबसे पहले प्राइस क्या दिया हुआ है वो हम एक बार देख लेते हैं। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20, 30, 40, और क्वांटिटी जो है वो 90, 60, 45 दी हुई है। तो देखिए हालांकि अगर आप चाहें, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, तो आप इसका इससे निकाल सकते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, इसका इससे क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, और इसका इससे निकाल सकते हैं, तो तीनों का निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब चेक हुआ था तो किसी एक से भी निकाला है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही माना गया था, क्योंकि मेंशन नहीं किया था ना, इसलिए। तो हम क्या करते हैं, पहले क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला बना लेते हैं, और केवल इसको ही हम कंसीडर कर रहे हैं, इस वाली सिचुएशन को। यानी कि फार्मूला क्या है, ईडी का क्रॉस इलास्टिसिटी से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी 0 प्लस P1 अपॉन Q 0 प्लस Q1। तो अगर आपको ये नहीं पता है फार्मूला, तो ये भी हमने बच्चों यूनिट सेकंड के वीडियो फोल्डर नंबर 4 में और वीडियो नंबर 3 में आपको ये भी क्वेश्चन का फार्मूला मिल जाएगा। तो इसके अंदर कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू कितना है, क्वांटिटी में जो चेंज है वो 30 है,
प्राइस में जो चेंज है वो 10 है, इनटू दोनों प्राइस को जोड़ दो तो ये 50 आएगा, और दोनों क्वांटिटी को जोड़ दो तो ये 150 आएगा। तो इसको अगर हम करेंगे, ठीक है, तो आंसर बिल्कुल एक ही के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। अब हम अगर टोटल रेवेन्यू मेथड का यूज़ करें तो टोटल रेवेन्यू में निकालना पड़ेगा, यानी कि 20 रुपये पर 90 यानी कि 118, 18 और 2 जीरो 30 पर 60 यानी कि ये भी 18 जो हो जाएगा 1800, और 40 इंटू 45, ठीक है, तो ये भी 1800 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब प्राइस चेंज होने से हमारा रेवेन्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस केस में भी जो ईडी है वो 1 के बराबर होगी, इस केस में भी ईडी 1 के बराबर होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों का ही आंसर जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी वाला जो टॉपिक है ये भी हमारे कोर्स के अंदर है, ये भी हमारा कोर्स के अंदर है, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारे कोर्स के अंदर ही है। थोड़ा लॉजिक तो बच्चों आपको लगाना ही पड़ेगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। ठीक है, आप इस कोर्स को आप चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो यूट्यूब पे भी हमारी काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी एक बार विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे बनाई हुई, तो आप प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। और आप वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने का काम करता है। आखिरकार जब तक मान लीजिए किसी चीज़ को बनाने का मोटिवेशन नहीं होगा, तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली ये मेरे को अच्छा लगेगा कि आप इसको पसंद कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आप अपने साइड में देख पा रहे होंगे। इट इज ऑब्जर्व दैट एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम डिमांड इज हाई इनइलास्टिक एंड सप्लाई इज हाईली इनइलास्टिक, यानी कि जो डिमांड है वो हाईली इनइलास्टिक है और सप्लाई हाईली इलास्टिक है। तो चलिए पहले डिमांड एंड सप्लाई का डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्वेश्चन है ये मार्क्स कितने का मैं वो बता देता हूं, ये 5 मार्क्स का है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पूरा पेपर वो कवर आपसे करवा लेंगे। इस तरीके का पेपर का पैटर्न होता है। तो जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, तो डिमांड इनइलास्टिक कैसी होगी, डिमांड का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, और जो सप्लाई है वो इलास्टिक है, तो सप्लाई इलास्टिक कैसी होगी, सप्लाई इलास्टिक तब होती है जब वो उसका जो स्लोप है वो ज्यादा हो। ठीक है, ये सप्लाई इलास्टिक हमने बना ली। तो ये वाला जो है ये इक्विलिब्रियम है, यानी कि क्वांटिटी इतनी होगी और प्राइस ये चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। अब आगे वो कह रहा है इफ द बायर हैव टू पे टैक्स टी ऑफ ईच यूनिट दे बाय, हु विल बियर द हायर बर्डन ऑफ द टैक्स, बायर और सेलर। तो देखिए टैक्स अमाउंट क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, मैं आपको वीडियो नंबर भी बता देता हूं। अगर आप यूनिट नंबर 2 में वीडियो फोल्डर नंबर 5 है और वीडियो नंबर 6 अगर आप देखते हो, यानी कि यूनिट 2 चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 6, तो आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। तो उसमें हमने बताया हुआ है कि टैक्स जो होता है वो दो डिमांड और सप्लाई के बीच का विड्थ है, जैसे मैंने यहां पे बना दिया। तो ये टैक्स अमाउंट है, कितना टैक्स अमाउंट है, ए से लेके बी तक का, यानी कि ए बी जो है इट इज द टैक्स अमाउंट, ए बी इज द टैक्स अमाउंट। अब इसमें से कौन ज्यादा बियर करेगा वो डिपेंड करता है कि प्राइस बढ़ेगा कितना, P1, जो कि P1 प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब जो इसके अंदर दो हिस्से हो गए, एक AC और एक CB। ठीक है, एक AC हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं ये हटा देता हूं कि जो AB हिस्सा है ये कंज्यूमर बियर करेगा, AC हिस्सा कंज्यूमर बियर करेगा, और जो CB है थोड़ा सा हिस्सा प्रोड्यूसर बियर करेगा। तो इस डायग्राम से हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो टैक्स है उसका सारा का सारा हिस्सा, मैंने अधिकतर हिस्सा कंज्यूमर पे पड़ेगा और थोड़ा सा हिस्सा प्रोड्यूसर पे पड़ेगा। तो ये आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट, यानी कि ये जो हिस्सा है ये कंज्यूमर के ऊपर टैक्स बर्डन है और ये वाला हिस्सा केवल इतना सा प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स बर्डन है। यानी कंज्यूमर का जो टैक्स बर्डन हिस्सा है, अगर हम एंगल की बात करें तो ये जो है कंज्यूमर जो है वो एंगल ए सी और ई बियर करेगा, जबकि ये वाला जो है वो सी बी और ई बियर करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट, ये 4 मार्क्स का है। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि
एक्सप्लेन व्हाई वी एक्सपेक्ट हाउसिंग शॉर्टेज टू बी मोर इन लॉन्ग रन देन दी शॉर्ट रन इफ गवर्नमेंट इम्पोज बिल्डिंग रेंट कंट्रोल। ओके जी, देखिए मान लीजिए ये जो सप्लाई होती है लैंड की वो शॉर्ट रन में कैसी होती है वो देखते हैं। शॉर्ट रन में सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक मानी जाती है, जबकि लॉन्ग रन में क्या होता है, देखिए लॉन्ग रन में अगर आपको फायदा होगा तो आप ज़्यादा मकान बनाओगे, अगर फायदा नहीं होगा तो हो सकता है आप मकान किराए पे दो ही ना, क्योंकि एडजस्टेबल है ना, इसलिए लॉन्ग रन में सप्लाई इस तरीके की होती है। ठीक है, डिमांड, और मान लीजिए डिमांड यही है इसकी और ये वाली डिमांड इसकी है। ठीक है, तो ये प्राइस डिसाइड हुआ मान लीजिए और ये प्राइस डिसाइड हुआ। तो अगर गवर्नमेंट प्राइस सील करती है तो देखिए प्राइस सील करने पे क्या होगा, मैं यहां पे प्राइस सील कर देता हूं, तो इस केस में इतना शॉर्टेज क्रिएट होगा। मान लीजिए 100 सब क्वांटिटी है और डिमांड बढ़कर हो जाएगी मान लीजिए 150, तो ये हिस्सा जो है ये शॉर्टेज कहलाएगा। और यहां पे देखिए डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, इसलिए बड़ी मात्रा में शॉर्टेज होगा। यानी कि लॉन्ग रन में अगर रेंट कंट्रोल एक्ट पास किया जाता है, रेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा असर पड़ेगा, जबकि शॉर्ट रन में इतना असर नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की, 3 के 3 पार्ट की, तो देखिए 3 का 3 पार्ट भी मैं आपको बता देता हूं, ये 5 मार्क्स का है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ इज द डेड वेट लॉस ऑफ अ टैक्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि टैक्स में जो टैक्स का बर्डन है या डेड वेट लॉस है, डेड वेट लॉस को इलास्टिसिटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि हाई अगर इलास्टिसिटी होगी तो डेड वेट लॉस कौन बियर करेगा, और लो इलास्टिसिटी होगी तो डेड वेट लॉस कौन बियर करेगा। तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपको समझा देता हूँ। देखिए पूरा का पूरा कंसेप्ट समझते हैं हम, क्योंकि ये हालांकि ये सारा का सारा जो है वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है अलग से, आप कोर्स के अंदर सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। जैसे ये वाली वीडियो की हम बात करें तो ये यूनिट नंबर 2 में लेसन नंबर 7 है और उसके अंदर वीडियो नंबर 3 है, वहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो मिल जाएगा। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ बच्चों। देखिए नॉर्मली क्या होता है, पूरा कंसेप्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है। तो डिमांड सप्लाई जहाँ इंटरसेक्शन करते हैं वो पॉइंट ई है। ठीक है, तो ये जो बर्डन है, मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो है प्राइस का, तो गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाती है। ओके जी, तो इसका मतलब ये हिस्सा जो है ये डेड वेट लॉस है कंज्यूमर का, ये कंज्यूमर का है, और ये वाला हिस्सा जो है ये प्रोड्यूसर का है, डेड वेट लॉस। अगर आपको कंसेप्ट डिटेल में समझना है तो आप हमारी वीडियो को जो मैंने आपको नंबर बताया उसमें आप देख सकते हैं, उसमें पूरी तरीके से कंसेप्चुअली आपको समझाया हुआ है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में, और कंज्यूमर को डेड वेट लॉस किस तरीके से होता है उसके बारे में भी। अब देखिए मान लीजिए हम 2 केस ले लेते हैं कि डिमांड मान लीजिए सप्लाई नॉर्मल है, सप्लाई नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन डिमांड जो है एक तरीके से लेस इलास्टिक है, या डिमांड जो है वो मोर इलास्टिक है, आप कुछ भी मान लीजिए। और अगर आप पे टैक्स लगता है तो आप देख पा रहे हो कि कंज्यूमर जो है वो बड़ा हिस्सा बियर कर रहा है डेड वेट लॉस में, यानी कंज्यूमर को नुकसान ज़्यादा होगा, और प्रोड्यूसर का भी नुकसान तो होगा लेकिन प्रोड्यूसर को नुकसान कम होगा। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अगर डिमांड मोर इलास्टिक है, सॉरी लेस इलास्टिक है, अगर डिमांड जो है लेस इलास्टिक है, ठीक है, तो लेस इलास्टिक में क्या होगा, जो डेड वेट लॉस होगा वो कंज्यूमर का ज्यादा होगा, प्रोड्यूसर का कम होगा। जबकि अगर डिमांड मोर इलास्टिक हुई तो आप देख पा रहे होंगे कि इस केस में कंज्यूमर का जो डेड वेट लॉस है वो कम है, जबकि प्रोड्यूसर का जो डेड वेट लॉस है वो ज्यादा है। तो इससे हमें पता चलता है बच्चों की डिमांड जितनी ज्यादा मोर इलास्टिक होगी, कंज्यूमर का डेड वेट लॉस कम होगा और प्रोड्यूसर का डेड वेट लॉस ज्यादा होगा। और डिमांड अगर लेस इलास्टिक होगी तो कंज्यूमर का डेड वेट लॉस कम होगा, प्रोड्यूसर का डेड वेट लॉस ज्यादा होगा। इसी तरीके से सप्लाई एंगल, इसी तरीके से बच्चों सप्लाई का एंगल ले लेते हैं। सप्लाई जो है, मान लीजिए सप्लाई जो है मोर इलास्टिक है,
या सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक है। ठीक है, सप्लाई मोर इलास्टिक का क्या मतलब हुआ, सप्लाई कर्व जो है वो इस तरीके का है, ठीक है, और सप्लाई लेस इलास्टिक का मतलब सप्लाई कर्व इस तरीके का है। तो इस केस में अगर मान लीजिए ये डिमांड है, नॉर्मल डिमांड ले लेते हैं हम, और इतना टैक्स लगता है, मान लीजिए ये प्राइस है, अगर टैक्स लगता है ये वाला, ठीक है, यानी कि, और या इस वाले केस में ये वाला टैक्स लगता है। तो इस वाले में आप देख पा रहे होंगे कि ज्यादा जो टैक्स है डेड वेट लॉस वो प्रोड्यूसर पे होगा, और इस वाले केस में ज्यादा डेड वेट लॉस कंज्यूमर पे होगा। तो इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट है जिसमें हमने डेड वेट लॉस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको भी काफी जो भी कंसेप्ट अगर होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।